तो आज हम एक नए चीज़ पे बात करने वाले हैं। मेरा कोई प्री प्लान कंटेंट नहीं है आज, जैसे कि आप अपने बोर्ड पे देख पा रहे हो मोबाइल स्क्रीन पे कि मैंने कुछ कंटेंट रेडी नहीं रखा है। मैं आज सोचा कि आपको अपने तरफ से जितना हो सके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे रैंडमली बात कर लूँ, जो आपको हो सकता है समझ में ना आया हो, जो हो सकता है कि आपके दिमाग के ऊपर से बाउंस कर गया हो। ऐसा होता है कभी कभी। तो मुझे जहाँ तक लगता है जो आपके दिमाग के ऊपर से बाउंस किया होगा वो है ये प्रोग्रामिंग जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये सब क्या लिखा हुआ है। सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्या लिखा हुआ है ये सब। मैं जानता हूँ बच्चों आपको ये सब समझने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि ये आपका पहला टाइम है जब आप ऐसी कोई चीज़ पढ़ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो। इसके पहले तक आप ना इस तरह की कुछ चीज़ों को देखे थे, ना पढ़े थे, ना सुने थे, इसीलिए थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप अगर कोऑपरेट करो मेरे साथ, आप अगर समझने की कोशिश करो तो डेफिनेट बात है कि नई चीज़ें समझ में ज़रूर आती है, देर से ही भले सही लेकिन समझ में आती है। क्लास क्या है, डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट क्लासेस के वीडियोस में दे रखा है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं ये भी आपको समझाने का कोशिश मैंने किया है, याद है। और उसे मैंने रियल वर्ल्ड से जोड़ा था। यह रियल वर्ल्ड का मतलब क्या है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उनमें जो चीज़ें दिख रही है उसे हम एग्जाम्पल लिए थे और क्लास को समझाने का कोशिश किए थे। वैसे ही ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए भी हमने आसपास के इन्वायरमेंट के लिए गए ऑब्जेक्ट्स को ही समझाया था आपको। और उसके बाद मैंने उसको टेक्निकली यानी कि जावा का टर्म में क्लास क्या होता है, जावा का टर्म में ऑब्जेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। लेकिन उसके बारे में डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जैसे क्लास बीतेगा वैसे वैसे हम लोगों को क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में रियल में समझ में आएगा कि प्रोग्रामिंग में इसका क्या मतलब बनता है। आसपास का एनवायरनमेंट समझना और प्रोग्राम समझना दोनों डिफरेंट होता है बच्चों, है ना। एनीवेज, तो देखिए एक बात थोड़ा सा समझिए या फिर इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि कोई भी जावा में प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको कुछ लाइन ऑफ कोड कॉमन होते हैं। बच्चों आपने क्लास 6 में शायद पढ़ा होगा HTML के बारे में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। आपने पढ़ा होगा, उसमें भी कुछ लाइन्स ऑफ कोड कॉमन रहते हैं। जैसे कि शुरू में आपको लिखना पड़ता है HTML, अगर आपने पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, HTML लिखना पड़ता है। उसके बाद हम लोग लिखना पड़ता है उसका हेड, राइट। उसके बाद हम लोगों को लिखना पड़ता है टाइटल, फिर हम लोगों को हेड क्लोज करना पड़ता है, टाइटल क्लोज करते हैं, फिर हेड क्लोज करते हैं, फिर इस तरह से कुछ कोड होते हैं। देखो हर एक चीज़ को लिखने का अपना एक तरीका है, देखो है कि नहीं। अगर हिंदी में आपको अपना नाम लिखना है तो तरीका अलग होता है, अंग्रेजी में लिखना है तो नाम लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। शुरू में समझने में दिक्कत हुई होगी लेकिन अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो लाइन ऑफ कोड ये पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सबसे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग बनाने के पहले आपको क्लास बनाना पड़ता है। अब क्लास कैसे बनाते हैं बच्चों, देखो सबसे पहले आपको ये दो लाइन जो है, ये दो वर्ड, ये आपका रिजर्व वर्ड है। जावा में ये रिजर्व रखा गया है, यानी कि इसको आप अपने मन के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। आपको यही लिखना पड़ेगा जब जब आप प्रोग्राम बनाओगे जावा में, आगे चल करके 8 में, 9 में, 10 में। आप अगर भगवान करे इंजीनियरिंग करो आप तो और अच्छी बात है, जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करोगे तब भी आने वाले हर टाइम में जब जब जावा का प्रोग्रामिंग होगा तब तब आपको क्लास बनाना पड़ता है। क्लास कैसे बनाते हैं, तो क्लास बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये दो वर्ड्स लिखने जरूरी होते हैं, पब्लिक क्लास। जिनमें से पब्लिक जो है वो कंपलसरी नहीं है, है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको क्लास जो है ये वर्ड ये एकदम जरूरी है, ये कंपलसरी है एकदम, आपको लिखना ही पड़ेगा। और उसके बाद उसके बगल में देख सकते हो आप माई क्लास मैंने लिखा है। ये माई क्लास क्या होता है, क्या यही लिखना जरूरी है, नहीं। ये माई क्लास मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप इसके जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके जगह पर आप अपना नाम लिख सकते हो। आपका नाम मान लेते हैं, मैं एक बच्चा का नाम है राकेश, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर राकेश नाम का क्लास। ये एक नाम है इस क्लास का, जो क्लास मैं बना रहा हूँ उस क्लास का ये नाम है, एक राकेश नाम का रख ले क्लास। आप मान लीजिए 2 नंबर को ऐड करने के लिए एक प्रोग्रामिंग बना रहे हो, है ना। प्रोग्रामिंग क्यों बनाते हैं हम लोग, ताकि हमारा काम सिंप्लीफाई हो। प्रोग्रामिंग इसीलिए किया जाता है। अब प्रोग्राम के थ्रू ही हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, है ना। बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिला देते हैं तो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो या कोई भी प्रोग्राम हो हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि हमारा डे टू डे लाइफ में जो भी
कॉम्प्लेक्स वर्क है उसे मैं इजी कर सकूं। तो सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स वर्क है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल काम, कठिन काम है, डिफिकल्ट वर्क है, 2 नंबर को ऐड करना मेरे लिए डिफिकल्टी है, मेरे लिए मान लेते हैं। तो मैं उससे क्या करूंगा, एक प्रोग्राम बना दूंगा जिसके थ्रू मैं 2 नंबर को जोड़ने वाला काम करवाऊंगा। अब वो जो काम होगा तो वो तो ऐड करने वाला काम है, तो आप क्या करोगे, उस टाइम आप क्लास का नाम रख देना ऐड नाम का क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप ऐड नाम क्लास मत रखो, आप मल्टीप्लाई नाम क्लास रख दो। मतलब मेरे बोलने का ये है कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ क्लास का नाम, आपको हर बार यही क्लास का नाम लेना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्लास का नाम आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पहला 2 वर्ड में से ये क्लास जो है ये आपको लेना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा सबसे स्टार्टिंग में। और ये पब्लिक लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पहला बात हो गया। दूसरा बात क्या है बच्चा, देखो ये क्लास जो लिखा हुआ है ये सब स्मॉल लेटर में है ना, स्मॉल लेटर में है। तो आपको जब भी इस प्रोग्राम को बनाना होगा जावा में ऐसे प्रोग्राम्स, तो आपको क्लास को स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। आप उसको ऐसा नहीं लिख सकते कैपिटल सी और बाकी सब स्मॉल, ऐसा नहीं लिख सकते हो आप, ये गलत हो जाएगा। फिर आपको जब प्रोग्राम को रन करोगे यानी कि उसको जब एग्जीक्यूट करोगे तो आपको गलती दिखाएगा स्क्रीन पे, एरर दिखाता है। एरर मतलब होता है गलती, है ना। तो देखो मैं आज एकदम आपको ज़मीनी लेवल में बात करने वाला हूँ, एकदम बेसिक बारीक चीज़ें, इसमें कोई टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज़ नहीं होगा, ठीक है। एकदम बेसिक मुद्दे बात होंगी, आपका जो भी डाउट रहा होगा अब तक सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। तो देखिए आगे, यानी कि ये पहला लाइन तो कॉमन है, आपको लिखना पड़ेगा, जहाँ पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लास का नाम आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर होता है क्लास का नाम, ये क्लास लिखते हैं फिर क्लास का नाम देते हैं। जैसे कि आप लिखते हो ना कि आई रीड इन क्लास, मान लीजिए लिखे हो 5, को लिखता है 7, तो ये तो अपना ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये तो कॉमन रहता है ना। हाँ, तो वैसे ही हम लोग जब प्रोग्राम लिखते हैं तो क्लास को आपको लिखना ही पड़ता है और क्लास का नाम आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे ये लाइन लिख लेते हैं उसके बाद देखिएगा ये ब्रैकेट शुरू होता है और यही ऐसे ही ब्रैकेट क्लोज भी होता है। इससे हम लोग कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली मतलब होता है मुड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, कर्ली है ना, किसी का बाल कर्ली होता है, कर्ली मतलब मुड़ा हुआ, उस टाइप का हमको बोलते हैं कर्ली। तो ये ब्रैकेट्स कर्ली हैं, मुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। तो कोई भी क्लास को जब आप लिखोगे, शुरू करोगे क्लास, तो आपको एक कर्ली ब्रैकेट, इसे ओपन कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, इसे क्लोज कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। ये हो गया ओपन कर्ली ब्रैकेट, ये हो गया क्लोज कर्ली ब्रैकेट। बात क्लियर हो गया बच्चा। अब आगे देखो, ये सारी चीज़ें कॉमन है, ये आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अंदर में देखो एक नया लाइन आपको फिर से मिलता है, और जो भी आप लिख रहे हो ना बाबू, ये सब के सब एक कोड है, इसे कोड कहते हैं जावा में लिखने वाला, ठीक है। अब दूसरा नंबर कोड क्या मिलता है बच्चों, देखो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये 4 वर्ड मिलते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये चारों वर्ड जावा के रिजर्व वर्ड हैं, यानी कि जावा लैंग्वेज में पहले से इन वर्ड्स को स्टोर करके रखा गया है। किसने स्टोर किया होगा, जिसने इस जावा नाम के लैंग्वेज को डेवलप किया होगा, यानी कि जेम्स गॉसलिंग और उसके टीम ने। उसने शुरू में ही जब जावा के लैंग्वेज को डेवलप कर रहे होंगे तभी कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को उन्होंने उनके वर्क के अकॉर्डिंग, उनके काम करने के अकॉर्डिंग रिजर्व करके रख दिए हैं, जिन वर्ड्स को आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आप पब्लिक का पी कैपिटल कर दो, ऐसा नहीं होगा। आपका पब्लिक का पी स्मॉल है तो आपको पब्लिक का पी स्मॉल ही लिखना पड़ेगा। वैसे ही स्टैटिक है, वॉइड है, मेन है। अब इस सब का क्या काम होता है मैं आपको डेफिनेटली समझाऊंगा, मैं चाह रहा हूँ कि अभी आपको समझाऊं, लेकिन यकीन मानो आप अभी समझ नहीं पाओगे इन चीज़ों को, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर के लेवल की चीज़ें हैं। फिलहाल आप बेसिक चीज़ें समझ लो, बाद में जब हम लोग हायर क्लासेस के स्टडीज़ करेंगे तब डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ें समझा दी जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल देखिए, ये हम खाली आपको ये बता रहे हैं कि आप चीज़ों को एक्वायर करो,
चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर करने का कोशिश करो, क्योंकि ये चीज़ें नहीं है ना, नई चीज़ें आपको दिमाग में रखने में काफ़ी वक्त लगता है। जैसे कि आप नया नया जब साइकिल चलाना सीखते हो तो आपको गिरने का चांस ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप दिमाग में बैलेंस नहीं कर पाते अपने साइकिल के साथ आपका बॉडी को, राइट। तब आप क्या होता है, बार बार गिर जाते हो। तो आपको करना क्या पड़ता है उस टाइम कि अपने बॉडी और अपने साइकिल के बीच में जो कॉम्बिनेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, उसे स्टैब्लिश करना पड़ता है, उन चीज़ों को याद रखनी पड़ती है। तो तब आप सही कर लेते हो, इजीली साइकिल चला पाते हो। वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। इन चीज़ों का आपको फिलहाल दिमाग में स्टोर करना है कि ऐसा होता है, क्यों होता है, इसके पीछे का कॉज क्या है। मैं डेफिनेटली आपका हायर क्लासेस में डेफिनेटली मैं क्लियर करूँगा, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ। फिलहाल आप इन चीज़ों को बस एक्सेप्ट करो बाबू, है ना। अब देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये लिखना बिल्कुल ज़रूरी है सारे प्रोग्राम के लिए। आप जब जब प्रोग्रामिंग करोगे तब तब यही 4 वर्ड आपको एज इट इज़ सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग ARGS, ये भी एक जावा में स्टोर रिजर्व्ड वर्ड है जो आपको एज इट इज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ARGS, ये आप जरूरी नहीं है कि आप ARGS ही लिखो इन जगहों पर। इस जगह पर यहाँ आप PQRS उसके बाद अगर ये ब्रैकेट देते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ARGS ही देना है। यहाँ पर आप PQRS भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जावा में जो कि आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। उन वर्ड्स को हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। क्या कहते हैं उन्हें हम लोग? उन्हें कहते हैं वेरिएबल्स, जिन्हें हम लोग अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, या उन्हें हम लोग वेरिएबल्स के अलावा कहते हैं। वेरिएबल्स तो कुछ खैर अलग बातें हो जाती हैं, लेकिन अभी मैथमेटिकल के टर्म में अगर समझ लें तो वेरिएबल्स क्या होता है कि जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर भी तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, इसीलिए मैथमेटिकली समझ सकते हैं कि ये वेरिएबल है, लेकिन जावा के टर्म में वेरिएबल करना गलत होगा। जावा में इसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर। जावा में क्या कहते हैं इसे हम लोग? आइडेंटिफायर कहते हैं, जिसको हम अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंसी के अनुसार चेंज करते हैं, उससे हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर। वेरिएबल्स खैर अलग बातें होती हैं, मैथमेटिकली वेरिएबल बोलना सही है, जावा के टर्म में वेरिएबल बोलना गलत हो जाएगा कुछ देर के लिए, है ना। तो इन्हें आप चेंज कर सकते हो इस जगह पर, जैसे कि यह माई क्लास का नाम है जो आप चेंज कर रहे हैं। ARGS भी एक नाम है जिसे आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ब्रैकेट जो दिख रहे हैं, ये ब्रैकेट हैं, ये जो आपको ये वाला दिख रहा है, ये कोई बंद डब्बा नहीं है। इस तरह से ये डब्बा नहीं है, ये 2 ब्रैकेट हैं, स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। अब आगे देखिए, उसके बाद देखिए फिर से ओपन कर्ली ब्रैकेट, फिर क्लोज कर्ली ब्रैकेट। इतना दूर का काम आपका सारे प्रोग्राम के लिए सेम टू सेम करना है, कोई भी चेंज किए बगैर। चेंज होगा तो होगा सिर्फ एक जगह पर, और ये है माई क्लास, यानी कि क्लास का नाम। यह आप चेंज करोगे अपने प्रोग्राम में किए गए काम के अकॉर्डिंग। 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है तो आप एडिशन नाम का क्लास का नाम दे दो। आप 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने वाला काम है, आप वहाँ पर सब्ट्रैक्शन क्लास का नाम दे दो। आप 2 नंबर को डिवाइड करने वाला काम कर रहे हैं तो उसमें आप क्लास का नाम डिवीज़न रख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लास का नाम हमारे प्रोग्राम में किए जाने वाले काम के हिसाब से रखना सही होता है, ठीक है। तो इतना सारा जो चीज़ है हमारे पास कॉमन है बच्चों, है ना। अब अंदर में जो लिखा है मैंने, ये system.out.println हेलो, ये कॉमन नहीं है, ये तो हम बस एग्जाम्पल के लिए आपको लिखे हैं। ये ही लिखना पड़ेगा हर बार, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है। लेकिन ये सारी चीज़ें कॉमन है, ये सारी चीज़ें कॉमन है। बात समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा करके, है ना। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो, प्रोग्राम तो हमने लिखना सीख लिया कि पहले क्लास का नाम, क्लास बनाना पड़ता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना पड़ता है, और उसमें हम लोग कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर। और जिसे चेंज नहीं कर पाते हैं उसका क्या, जैसे कि हम लोग क्लास को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, पब्लिक को नहीं कर पा रहे हैं, स्टैटिक को नहीं कर पा रहे हैं, वॉइड को नहीं कर पा रहे हैं, मेन को नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम लोग कीवर्ड। क्या कहते हैं इसे हम लोग? कीवर्ड। अगर मैथमेटिकली कहा जाए, मैथमेटिकली क्या होता है बाबू कि कुछ चीज़ें जो होती है कांस्टेंट होती है, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं तो हम लोग वहाँ कांस्टेंट कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर
जावा में कांस्टेंट का माने कुछ और होता है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड्स जावा में पहले से रिजर्व रखे गए हैं, जिनको आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स। यानी कि जो रिजर्व्ड वर्ड हैं वो उन्हें हम कहते हैं कीवर्ड, और जिसे आप चेंज कर पाते हैं उसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, दो चीज़ याद रहेगी आपको हमेशा। चलो ठीक है, अब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, क्यों? क्योंकि इससे सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स को मिला करके एक बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है ना बच्चों। अब देखो, सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि कोई भी वैल्यू को इनपुट लेना, और कोई भी वैल्यू को इनपुट लेने के बाद उस वैल्यू को प्रोसेस करना अंदर ही अंदर, फिर उसका रिजल्ट हमें स्क्रीन पे दिखाना। यही तो काम होता है एक सॉफ्टवेयर का। तो देखो, अगर हम इस प्रोग्राम के मदद से एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रोग्राम भी क्या करेगा, एक डेटा लेगा। डेटा मतलब कि कुछ वैल्यू लेगा आपसे, और उस वैल्यू को फिर अंदर में प्रोसेस करेगा, फिर आपको रिजल्ट दिखाएगा। बात समझ में आ रहा है? बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। देखो, बड़ा इजीली बता रहे हैं हम, सुनो अभी आगे। तो कोई भी प्रोग्राम, मान लेते हैं ये बॉक्स दिख रहा है, ये एक प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम है। इसके अंदर में आपको डालना क्या है, इनपुट। इनपुट यानी कोई भी आपको इसके अंदर में वैल्यू डालना है। अंदर में क्या होगा इसका, अंदर में इसका प्रोसेस होगा, और फिर ये क्या देगा हम लोगों को, बाहर में आउटपुट देगा। बात समझ में आ रहा बच्चों, है ना? यही काम होता है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग, कि हम जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो प्रोग्राम के अंदर जब जाएगा तो कहीं ना कहीं जाकर के तो स्टोर होगा। आप अपने घरों में माँ को देखे होंगे कि चावल दाल आटा वगैरह किसी न किसी डब्बे के अंदर रखती है, या ऐसे ही ज़मीन पे फेंक देती है? नहीं फेंकती है ना, या हवा में टांग देती है? नहीं टांगती। ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई ऐसा खाली कंटेनर होता है जिसके अंदर में माँ उन सामान को रखती होगी, है ना? अब वैसा ही कुछ काम जावा में भी देखने के लिए मिलेगा आपको। जावा में जब किसी प्रोग्राम के अंदर आप इनपुट करोगे कोई वैल्यू, तो उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए भी हमें एक कंटेनर चाहिए होता है। जो भी आप वैल्यू इनपुट करोगे ना बाबू किसी प्रोग्राम में, उसे स्टोर करने के लिए एक कंटेनर चाहिए, एक खाली कंटेनर चाहिए। अब बोलोगे सर जावा में बर्तन कहाँ से मिल गया आपको? नहीं, बर्तन का मतलब यहाँ पर यह है कि इस बर्तन का एक स्पेशल नाम है, इसे कहते हैं वेरिएबल। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जावा में वेरिएबल कहना वहाँ पर क्यों गलत था, यहाँ पर इसे मैंने क्यों आइडेंटिफायर कहा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वेरिएबल का मतलब कुछ और होता है। वेरिएबल का मतलब होता है जावा में खाली जगह, एक खाली मेमोरी। आपका ब्रेन जैसे एक मेमोरी है जहां आप कुछ भी देख रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, सीख रहे हो, सब स्टोर हो रहा है कि नहीं? वैसे ही प्रोग्राम में भी एक खाली डब्बा टाइप का कोई चीज होता है जिसे अपन कहते हैं वेरिएबल। ये वेरिएबल एक मेमोरी होता है जिसके अंदर में आप जो भी वैल्यू डालते हो वो जा करके इसके अंदर स्टोर हो जाता है। यानी कि हमें प्रोग्रामिंग लिखते टाइम एक और बात को भी दिमाग में रखना होगा कि किसी भी वैल्यू को स्टोर करते हैं जब प्रोग्राम में, तब हमें एक वेरिएबल भी ज़रूरत पड़ेगा। वेरिएबल यानी कि वो जो वैल्यू आप स्टोर करोगे उसको होल्ड करने के लिए, उसको अपने अंदर रखने के लिए एक वेरिएबल ज़रूरत पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो ये वेरिएबल कैसे हम लोग लिखते हैं, देखिए। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया ए, वेरिएबल का नाम दे दिया हमने ए। अब ए आपका एक मेमोरी बन गया है। जावा प्रोग्राम के अंदर ए नाम का एक खाली डब्बा बन गया है अंदर में। जैसे ही आप एक नंबर इंटर करते हो, मान लेते हैं आपने 5 इंटर किया, तो ये 5 जैसे ही जावा प्रोग्राम के अंदर घुसेगा तो ये क्या हवा में उड़ते रहेगा या जमीन में लेट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये 5 आएगा इस ए नाम का जो खाली मेमोरी है इसके अंदर में आ करके स्टोर हो जाएगा। यानी कि ये एक मेमोरी की तरह काम करेगा।
जैसे कि आपका पेन ड्राइव होता है, उसमें आप कुछ वैल्यू को स्टोर कर पाते हो, वैसे ही इसमें भी आप कुछ वैल्यू को स्टोर कर पाओगे। तो दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। मैं आगे के क्लासेस में डेफिनेशन के साथ, नोट्स के साथ इन सारे चीज़ों को बात करूँगा, आप चिंता मत करिए, मैं फिलहाल आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको सारी चीज़ें, जो सारे डाउट्स थे, क्लियर हो जाएंगे। तो क्या क्या हमने सीखा आज, कि हमें प्रोग्राम लिखने के लिए ये सारी चीज़ों को लिखना पड़ता है, सबसे इम्पोर्टेंट। फिर कोई भी प्रोग्राम आपका सबसे पहले इनपुट लेता है, जिसे हम लोग कहते हैं वैल्यू, फिर उसको प्रोसेस करता है अंदर ही अंदर, फिर उसको आपको आउटपुट देता है ना। तो आप जो वैल्यू एंटर करोगे, जो भी वैल्यू आप एंटर करोगे वो कहीं ना कहीं जाकर के स्टोर होगा। तो उस स्टोरेज एरिया को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। उस स्टोरेज एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल। अब वो वेरिएबल में जाकर के वैल्यू स्टोर होता है, ठीक है। अब एक बात देखिए, आप मान लीजिए कुछ नंबर डाल रहे हो, तो नंबर तो एक वैल्यू है। अब मान लीजिए आपका दोस्त नंबर ही डाल रहा है लेकिन पॉइंट वाला वैल्यू डाल रहा है, जैसे कि 1.2, 1.5, 1.3। अब आपका एक और दोस्त है जो नंबर नहीं डाल रहा, जो एक वर्ड डाल रहा है, एक कैरेक्टर, एक लेटर डाल रहा है, ABC। वो बोल रहा नहीं, हम उस मेमोरी के अंदर में ABC डालेंगे। तो आपका एक और दोस्त कह रहा है कि नहीं, मैं तो एक पूरा का पूरा वर्ड डालूंगा, मेरा नाम डालूंगा, अमित कुमार। तो ये क्या हुआ फिर? क्या एक ही वेरिएबल इतने तरह के वैल्यू को स्टोर कर पाएगा? क्या कर पाएगा इतने तरह के वैल्यू को स्टोर? एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप मान लीजिए आपके घर में ऐसा कोई कंटेनर है, सपोज कर लेते हैं कि आपके घर में आप रोटी को प्लेट पे रख देते हो, लेकिन क्या पानी को प्लेट पे रखते हो क्या, या पानी को ग्लास में रखते हैं? वो लोग सर नहीं, पानी को तो ग्लास में रखते हैं, रोटी को रखते हैं प्लेट पर या थाली में। तो क्या सारी खाने की चीज़ें माँ एक ही तरह के डब्बे के अंदर रखती है क्या? अब लोग नहीं सर, हर एक चीज़ों को रखने के लिए डब्बा का क्वालिटी और डब्बे का साइज डिफरेंट होता है। बिल्कुल, मैं इसी कॉन्सेप्ट पे आपको बात को समझाने का कोशिश करता हूँ कि आपके पास जो वैल्यू एंटर करने का तरीका है वो बहुत है। आप नंबर डाल सकते हो, आप पॉइंट वाला वैल्यू डाल सकते हो, आप -6 डाल सकते हो, आप कोई लेटर डाल सकते हो, आप किसी का नाम डाल सकते हो। इतने सारे तरह के वैल्यू होते हैं हमारे पास। अब क्या सारा वैल्यू एक ही तरह के कंटेनर में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। कंटेनर का जो टाइप है वो अलग अलग होना चाहिए, यानी कि वेरिएबल का जो टाइप है वो डिफरेंट होना चाहिए। पॉइंट वाला वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल यानी कि मेमोरी, खाली कंटेनर का टाइप डिफरेंट होना चाहिए। अगर आपको कोई लेटर एंटर करना है तो उसका जो वेरिएबल होगा उसका टाइप अलग होगा। यानी कि आपके पास जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से वेरिएबल्स का भी अलग अलग टाइप है। उन अलग अलग टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, एक नया नाम से जानते हैं, और वो नाम है डेटा टाइप। क्या है उसका नाम? उसका नाम है डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप क्या होता है ये हम फिलहाल नहीं बताएंगे आपको। इसके पहले मैं आपको जो भी आज वर्बली ओरली मैंने आपको रफली समझाया है, मैं अगले वीडियो में सारे चीज़ों को नोट्स के फॉर्म में रख करके आपको समझाऊंगा, ताकि आप उन चीज़ों को लिख सको कॉपी में, ताकि आपको उन चीज़ों को दोबारा रिवाइज करने में आसानी हो और आप एग्ज़ाम भी इजीली दे पाओ। तो बच्चों, आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करते हैं आप ये वीडियो पूरा देख रहे होंगे और आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा और आप काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे हैं इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको कंटेंट समझ में आ रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, अपने
अलग दोस्त के साथ, अपने स्कूल के फ्रेंड के साथ, अपने अलग स्कूल के अगर कोई फ्रेंड आपके पास तो उनसे शेयर करिए वीडियो को। इन वीडियोस को आप जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस टाइम जब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उस वक्त मेरे यह वीडियो अगर किसी को हेल्प करेगा तो मैं डेफिनेटली बहुत खुश होऊंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने ही तक इस वीडियो को सीमित ना रखें, आप इस वीडियो को और भी आगे बढ़ाएं, आगे पहुंचाएं, ताकि बहुत सारे लोग और भी इन वीडियो से लाभान्वित हो सके, बेनिफिशियल हो सके, राइट। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।